हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी लॉस और उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड कुछ बातें आपसे करेंगे, जिसमें कि हम पॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं। और पॉल्यूशन अगर सिंपल डेफिनेशन में समझाया जाए कि पॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पर सीधा हम आपसे कहेंगे कि एनी अनडिजायरेबल चेंज in physical, chemical or biological composition of air, water and soil मीन्स एयर, वाटर, सॉइल के कंपोजिशन में होने वाले किसी भी तरह के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल अनडिजायरेबल चेंज जो ह्यूमन हेल्थ, ऑर्गेनिज्म हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, वही पॉल्यूशन कहलाता है। यहां फिजिकल चेंज का मीनिंग टेम्परेचर में चेंज का होना, यहां केमिकल चेंज का मीनिंग एसिड रेन का होना, बायोलॉजिकल चेंज का मीनिंग पैथोजन का बढ़ना। और ये तीनों चीजें चाहे हवा में, चाहे पानी में, चाहे ये सॉइल में हो रही हो, अगर ऐसा है तो इनकी वजह से अगर ह्यूमन को हेल्थ, हमारी हेल्थ को, ह्यूमन को और साथ के साथ किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, तो वही पॉल्यूशन कहलाता है। अरे आज तो मैं आपसे सीधा कहूंगा कि हर वो बात जो हमें नुकसान करती है वो पॉल्यूशन है, चाहे वो तेज आवाज ही क्यों ना हो। साउंड पॉल्यूशन आप जानते हैं, तो हर उस बात को हम पॉल्यूशन के नाम से पुकारेंगे जिससे हमें नुकसान हो रहा है। और जो पॉल्यूशन फैलाते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो आज सबसे पहले मैं पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी पे ही आपसे चर्चा करूंगा। और पॉल्यूटेंट्स में टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट का सबसे पहला टाइप यहां पर आता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनका बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन पॉसिबल है, जिनको तोड़ा जा सकता है, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि जिन्हें ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, वो काहे का पॉल्यूटेंट है? अरे बेटा, ये नॉर्मली पॉल्यूटेंट नहीं होते, लेकिन जब इनका अमाउंट ही इतना बढ़ रहा है, पहले कोटा से 10 टन कचरा निकलता था, आजकल 50 टन निकल रहा है, क्या वो उतने ही टाइम में डिकम्पोज हो पाएगा? नहीं, क्योंकि आप तो बैक्टीरिया की आदत जानते हो ना, वो आता है, पचाता है, फिर खाता है। अरे पचाने में टाइम लगता है, इतने टाइम में वहाँ की स्मेल फैलेगी, वहाँ के जो फ्लाइज, मॉस्किटो वहाँ ग्रो कर रहे हैं, उड़ उड़ के हमारे खाने पे आके बैठेंगे। नुकसान समझ जाइए, नुकसान तो किसी भी तरह का हो, पॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जब पॉल्यूटेंट बनते हैं, जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो इनको आप पॉल्यूटेंट के नाम से पुकारने लग जाते हो, इन्हें पॉल्यूटेंट कहने लग जाते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दूंगा, सीवेज, सिंपल एग्जांपल दूंगा, लाइव स्टॉक गार्बेज। ये ऐसे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जिनका बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है, होता है तो पार्शियल होता है, कंप्लीट तो कभी होता ही नहीं है। जहां जाते हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं, लगातार इनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। और बाय द वे, किसी लिविंग के अंदर चले गए तो लगातार लिविंग के अंदर जाएंगे, तो बेचारा लिविंग ना तो इनको पचा पाता, ना एक्सक्रीट कर पाता। अरे ये तो फैट सॉल्युबल होते हैं, लिविंग के अंदर लगातार बढ़ते चले जाते हैं। और एक्सटर्नल केमिकल का किसी लिविंग के अंदर बढ़ जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। एक्सटर्नल केमिकल का किसी लिविंग के अंदर बढ़ जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। यहाँ पर याद रखेंगे आप
ये बायोमैग्निफिकेशन करते हैं, जैसे डीडीटी। क्या बच्चे आप डीडीटी का फुल फॉर्म जानते हैं? क्या होता है डीडीटी? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसे कहते हैं डीडीटी। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इंसेक्टिसाइड होता है। यहां पर आप चाहे तो प्लास्टिक का नाम भी लिख दीजिए, प्लास्टिक भी आएगी, यहाँ पर ग्लास भी आएगा, अरे यहाँ पर कैडमियम मरकरी, ये सब चीज़ें जो भी हैं ये सब यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में कंसिडर की जा रही है। अब एक और कैटेगरी आती है और उसके अंदर हम यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की चर्चा करेंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो जिस फॉर्म में रिलीज होते हैं उसी में नुकसान करते हैं, और जो जिस फॉर्म में रिलीज हो उसी में नुकसान करेगा तो प्राइमरी, और अगर बाहर आकर किसी से रिएक्ट करके कुछ नया बना लिया तो उसे सेकेंडरी के नाम से पुकारा जाता है। जो जिस फॉर्म में रिलीज होगा उसी में नुकसान करेगा प्राइमरी। जैसे आप जानते हैं कि कार चलती है, धुआं निकलता है। पता है ये कार स्मोक होता क्या है एक्चुअली? पेट्रोल और डीजल जब इंजन में बर्न होते हैं तो कंप्लीट बर्न नहीं हो पाते। यहां बहुत सारा पार्ट अनबर्न फॉर्म में बाहर आता है, और जो अनबर्न पार्ट बाहर आता है वही तो धुआं है, उसी को तो आप स्मोक कहते हो। तो यहाँ कार स्मोक जब आ रहा है तो इसके अंदर आप यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड X = 1 2 3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर बेटा आप हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में दो नाम स्पेशली ध्यान रखना, 3,4 बेंजोपाइरीन और बेंजीन, ये दोनों अनबर्न हाइड्रोकार्बन है बेटा। और साथ के साथ में लेड यहां पर बाहर आ रहा है। अरे ये सब धुआं ही है, और ये सब बाहर आकर अगर इसी रूप में इसी फॉर्म में नुकसान पहुंचाएगा तो इसे आप यहां पर प्राइमरी पॉल्यूटेंट के नाम से पुकारेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फैक्सिया कोज करता है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके उसे ऑक्सीजन के साथ फ्यूज नहीं होने देता। ये स्टेट ऑफ सफोकेशन, जिसे आप और हम बोलचाल में कहते हैं ना दम घुटना, वो यही कंडीशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। सल्फर ऑक्साइड नहीं, एसिड रेन नहीं बोलना। सल्फर ऑक्साइड एसिड रेन कहोगे तो सेकेंडरी हो जाएगा, मैं तो प्राइमरी में बता रहा हूं ना। सल्फर ऑक्साइड क्लोरोफिल डिस्ट्रक्ट करता है प्राइमरी फॉर्म में। नाइट्रोजन ऑक्साइड लंग्स में कैंसर कर देता है। अरे हाइड्रोकार्बन चाहे कोई भी हो, सब कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर कोज करने वाले होते हैं। और बच्चों एक बात यही मैं आपको क्लियर कर दूं, 3,4 बेंजोपाइरीन जो हाइड्रोकार्बन में मैंने नाम लिखा है, ये सिगरेट स्मोक में भी होता है। 3,4 बेंजोपाइरीन सिगरेट स्मोक में है और कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कोज करता है। लेड याद रखेंगे आप, ये किडनी खराब कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। ये वही लेड है जिसकी वजह से मैगी बैन हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर लेड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा पाया गया था और अब कम हो गया, इसलिए मार्केट में वापस आप देख रहे हैं। डीडीटी, इसका नाम भी आप यहां पर लिख सकते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो हैं जो कि जिस फॉर्म में रिलीज होते हैं वहां से रिएक्ट करके कुछ नया बना लेते हैं। जैसे ये रही इंडस्ट्रियल चिमनी, ये रहा यहाँ पर ऑटोमोबाइल स्मोक, वेहिकुलर स्मोक भी कह सकते हैं। और यहाँ से आप सब बच्चे जानते हैं कि लगातार सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर आ रहे हैं। यह है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके H2SO4 और HNO3 बनाते हैं। H2SO4 HNO3 बरसात के पानी के साथ घुल घुल के नीचे आते हैं और बरसात के पानी की pH एसिडिक हो जाती है और एसिड रेन को आप एसिड रेन के नाम से पुकारते हैं। एसिड रेन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कंसिडर की जाएगी क्योंकि रिएक्ट करके कुछ नया बन रहा है। अभी अभी हाइड्रोकार्बन 3,4 बेंजोपाइरीन और बेंजीन आप जानते हैं, ये हाइड्रोकार्बन यहां पर NO और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके पान बनाती है। जानते हैं आप पान को? अरे ये वो खाने वाला पान नहीं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। साथ के साथ NO2 और ओजोन भी बनती है और ये सब के सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं।
बच्चों ये ओजोन अच्छी वाली ओजोन नहीं है, ये गंदी वाली ओजोन है। क्या आप गुड ओजोन बैड ओजोन में डिफरेंस जानते हैं? चलिए तो ये भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पर ये रही हमारी अर्थ, और हमारी अर्थ पर आगे अपन एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर, इससे ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ये रही स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, इसे आप अच्छी ओजोन के नाम से पुकारते हैं क्योंकि ये तो यूवी को रोक लेती है और जो नुकसान करने से बचा लेती है, मतलब हमें नुकसान होने से बचा लेती है, वो तो अच्छी ओजोन है। लेकिन जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन होती है ये लोअर एटमॉस्फेयर में रहती है। अरे इसे हम इनहेल कर जाते हैं और ये इनहेल होने के बाद लंग्स एल्वुलाई को तोड़ती है, एम्फाइसीमा कोज करती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो जो नुकसान करती है वो अच्छी नहीं है, उसे आप यहाँ गंदी ओजोन के नाम से पुकारेंगे। तो आज के बाद कभी भी मैं आपसे पूछूं कि अच्छी ओजोन, तो आप कहें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, गंदी ओजोन मतलब अच्छी ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और गंदी ओजोन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए जी, तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब एक और कैटेगरी पे चर्चा करें, और एक कैटेगरी और आपके पास यहाँ पर आ रही है जो कि यहाँ है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। क्वांटिटेटिव जो पहले से एटमॉस्फेरिक गैसेस कॉम्पोजिशन में है, लेकिन जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, उनको क्वांटिटेटिव कहा जाएगा। जो पहले से एटमॉस्फेरिक गैसेस कॉम्पोजिशन में है लेकिन उनकी क्वांटिटी बढ़ने पर वो पॉल्यूटेंट हो रहे हैं। जैसे यहाँ मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको, पहले आप बच्चे यहाँ पर कह दीजिए कि ये पहले से पार्ट ऑफ नेचर हैं, लेकिन जब इनकी क्वांटिटी राइज कर जाती है तो ये पॉल्यूटेंट हो जाते हैं। जिस एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब पहले से पार्ट ऑफ नेचर है, लेकिन जब इनकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो फिर ये पॉल्यूटेंट बन रहे हैं। बच्चों यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट वो हैं जो पहले से नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर, लेकिन जब इनकी स्मॉल क्वांटिटी आती है, अरे वही पॉल्यूटेंट बन जाती है, स्मॉल क्वांटिटी ही पॉल्यूटेंट बन जाती है। जैसे एग्जांपल यहां पर आप दे सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, साइनाइड का, यहाँ पर डीडीटी का, ये सब वो हैं जो पहले से एटमॉस्फेरिक गैसेस कॉम्पोजिशन का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़े से अमाउंट में आने पर ही पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। इन्हें आप क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट के नाम से पुकार रहे हैं। आखिरी एक और पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आपको बता देता हूं, और वो है नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट। नेचुरल पॉल्यूटेंट और एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब जानते हो, जो ह्यूमन ने बनाया है। मैनमेड। नेचुरल पॉल्यूटेंट जैसे पहला केस ये रहा पैडी फील्ड, या कह दीजिए मार्शी एरिया, यहां मिथेनोजन है और ये लगातार मीथेन रिलीज कर रहे हैं, और मिथेनोजेंस का इस तरह से लगातार मीथेन रिलीज करना अपने आप ही तो हो रहा है, हमने क्या किया, नेचुरल है। वॉल्केनिक लावा आ गया और इसमें लगातार यहां से सल्फर ऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, अरे अपने आप ही तो हो रहे हैं भाई, हमने क्या किया। यहां पर फॉरेस्ट फायर हो गई,
CO2 रिलीज हो रही है, अपने आप ही तो हो रही है, हमने क्या किया? आप कहें सर हमने जाके आग लगाई, अरे नहीं रे, आग लगाने वाले भी वहीं के हैं। टेरिडोफाइट्स जो कि सिलिका डिपोजिशन की वजह से रिजिड होते हैं, गर्मी के दिन हैं, तेज हवाएं हैं, आपस में टकरा के सूखी पत्तियों में आग लगा देते हैं, तो आग लगाने वाले भी वहीं के हैं। तो ये सब नेचुरल पॉल्यूटेंट हैं। एंथ्रोपोजेनिक, जितने भी व्हीकल्स चलाए आपने हमने चलाए बेटा, ये सब एंथ्रोपोजेनिक। जितनी भी इंडस्ट्रीज लगाई ये सब एंथ्रोपोजेनिक है। तो मैंने आज आपको 8 तरह के पॉल्यूटेंट बता दिए, जिसमें 4 कैटेगरीज बनाई हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक। चलिए तो अब पॉल्यूशन के टाइप पे चलते हैं। और पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन आप सब जानते ही हैं, लेकिन यहां पर एयर पॉल्यूशन की चर्चा हम डिटेल से आपसे कर रहे हैं। आओ बेटा चलते हैं एयर पॉल्यूशन पे। टाइप ऑफ पॉल्यूशन में सबसे पहला आ रहा है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन 2 तरह का होता है, ये गैसियस भी होता है और पार्टिकुलेट भी होता है। गैसियस एयर पॉल्यूशन जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा की वजह से हो रहा है। पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन ये पार्टिकल की वजह से हो रहा है। पार्टिकल्स जैसे अभी अभी अगर मेरे पास चॉक डस्ट होती और आपके सामने मैं ऐसे फेंकता, 3 तरह के पार्टिकल निकलते। पहला सबसे हैवी पार्टिकल जो अभी अभी सेटल हो जाता, दूसरा उससे लाइट पार्टिकल थोड़ी देर बाद सेटल होगा, और तीसरा जो सबसे छोटा पार्टिकल है यार हवा में ही घूम रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा, उसे आप सस्पेंडेड पार्टिकल के नाम से पुकारते हैं। तो ये पार्टिकुलेट मैटर 2 तरह से डिवाइड हो रहा है, एक तो ये सेटलेबल भी है और एक ये सस्पेंडेड भी है। सेटलेबल और सस्पेंडेड पार्टिकल के नाम से इसे पुकारा जाएगा। ये सेटलेबल भी है, ये सस्पेंडेड भी है। सेटलेबल पार्टिकल जनरली कहा जाता है जिनकी साइज 10 म्यूएम से ज्यादा होती है वो सेटलेबल होते हैं, लेकिन जिनकी साइज 10 म्यूएम से कम होती है वो सस्पेंडेड हुआ करते हैं। यहाँ पर साइज 10 म्यूएम से कम होती है उसको सस्पेंडेड पार्टिकल के नाम से पुकारते हैं, और इसको आप PM10 कहते हैं बेटा, PM10 के नाम से भी पुकारते हैं। ये यहाँ याद रखेंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कहा है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसकी साइज 2.5 म्यूएम के बराबर या उससे कम होती है वो सबसे ज्यादा घातक होता है। इसे PM 2.5 के नाम से पुकारा जाता है। ये सबसे लंबे टाइम तक हवा में रहता है, इसे इनहेल करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लंग्स में डिपॉजिट होता है, लंग्स में डैमेज करता है, इवन प्री मैच्योर डेथ भी कोज कर सकता है। बहुत डेंजरस पार्टिकल होता है PM 2.5। यहां CPCB का मीनिंग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPM का मीनिंग सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, और ये सबसे डेंजरस पार्टिकल माना जाता है जो इतना छोटा होता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आगे की तरफ मैं 2 तरह से डिवाइड करूंगा, लेकिन बच्चों उसके पहले आपसे कह देता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजकल मेट्रो सिटीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आपका आंसर SPM होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होगा, जो मेट्रो सिटीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसे 2 तरह से डिवाइड किया जा रहा है, ये सॉलिड भी होता है, अरे ये लिक्विड भी होता है। सॉलिड की फॉर्म में जैसे कि डस्ट पार्टिकल, जैसे पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स जो बाई एयर पॉलिनेटेड होते हैं, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन एलर्जिक होते हैं, है फीवर कोज करते हैं, और साथ के साथ आपने एक नाम सुना होगा SOOT जिसे सूट कहते हैं। ये स्मॉल कार्बन पार्टिकल, स्मॉल कार्बन पार्टिकल इन स्मोक।
यहां लिक्विड के अंदर एरोसोल का नाम आएगा, लिक्विड के अंदर फॉग और मिस्ट यहां पर आ रही है। एरोसोल्स, एरोसोल्स के अंदर जैसे आप जानते हैं कि एरोसोल्स के अंदर हम स्मॉल 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 लिक्विड पार्टिकल अदर देन वाटर, उसको एरोसोल कहा जाता है। जैसे आप डीओ हाथ में लो और हवा में स्प्रे कर दो, छोटे छोटे अल्कोहल पार्टिकल हवा में आ जाते हैं, ये एरोसोल कहलाते हैं। जब फार्मर अपने खेत में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं या डीडीटी स्प्रे करते हैं तो उससे भी तो एरोसोल बाहर आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीडीटी स्प्रे करने से कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है, तो आपका आंसर तीनों होगा। डीडीटी स्प्रे करने से एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है और साथ के साथ में सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। तीनों तरह का पॉल्यूशन कर देता है डीडीटी स्प्रे करने पर। यहाँ एरोसोल्स के अलावा फॉग और मिस्ट, बेटा फॉग तो होता है कोहरा और मिस्ट होती है धुंध। फॉग और मिस्ट में डिफरेंस, स्मॉल 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 लिक्विड पार्टिकल जो हवा में आ जाते हैं वो मिस्ट है। अगर उनके साथ डस्ट पार्टिकल मिले हैं तो उसे फॉग कहते हैं। आजकल मिस्ट कहाँ देखने को मिलती, आजकल तो फॉग ही चल रहा है क्योंकि डस्ट पार्टिकल ही इतने हो रहे हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन है एयर पॉल्यूशन का। आइए अब प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट को एक एक करके समझा जाए। सबसे पहले हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की चर्चा करते हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, और उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सोर्स कहां से ये बाहर आ रहा है, वेहिकुलर स्मोक तो है ही सही, साथ के साथ ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जहां यूरिया बनाया जाता है, ये एग्रीकल्चर फील्ड जहां यूरिया यूज किया जाता है, इन सब से बाहर आ रहा है। और यूरिया पानी के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनता है, वो ऑक्सीडाइज होकर NO2 NO3 की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो यहां पर इससे होने वाले नुकसान अगर आप देखते हैं तो ये लंग्स में कैंसर कर रहा है। दूसरा आ रहा है सल्फर ऑक्साइड। इसके सोर्स अगर आप देखते हैं तो ये ऑटोमोबाइल या वेहिकुलर स्मोक से तो बाहर आता ही है, साथ के साथ याद रखेंगे आप थर्मल पावर प्लांट से भी आ रहा है। और थर्मल पावर प्लांट तीनों तरह का पॉल्यूशन फैला देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में कोयला गर्म करके कोयला जला के पानी गर्म किया जाता है। कोयला गर्म करके नहीं, कोयला जला के पानी गर्म किया जाता है। कॉल बर्निंग से पानी गर्म किया जा रहा है और जो इससे स्टीम बनती है उससे टरबाइन चलवाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। लेकिन बच्चों याद रखेंगे आप, यहां पर कॉल बर्निंग से जो सल्फर ऑक्साइड बाहर आते हैं ये एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं। यहां ध्यान रखेंगे कॉल के छोटे छोटे पार्टिकल हवा में आके नीचे सेटल हो रहे हैं, नीचे सेटल हो रहे हैं। इन पार्टिकल को आप फ्लाई ऐश के नाम से पुकारते हैं और ये धीरे 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 नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ये पास के खेतों पे जाके जम जाते हैं। जिनके घर थर्मल के पास होते हैं वहाँ भी आप उनकी जो छत है उन पे जाके अगर देखेंगे तो फ्लाई ऐश फैली पड़ी रहती है और इस तरह से ये जब खेतों पे जाके जम जाएगी तो वहाँ की फर्टिलिटी को कम कर देगी। तो ये भी एक तरह का पॉल्यूशन है जिसे आप सॉइल पॉल्यूशन के नाम से पुकारेंगे।
गर्म पानी को पास की रिवर में गिराया दिया जाता है, और इस तरह से जब गर्म पानी यहाँ पर आ जाएगा तो हीटेड वाटर के आने से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर का इस तरह से बढ़ जाना, टेम्परेचर का इस तरह से राइज हो जाना, ये यहाँ पर आप जानते हैं कि फिजिकल वाटर पॉल्यूशन हो गया, क्योंकि कन्फर्मर नहीं रह पाएगा। तो ये सब पॉल्यूशन के ही यहाँ पर तीनों तरह के पॉल्यूशन का कारण बनता है थर्मल पावर प्लांट। यहाँ ऑयल रिफाइनरीज से भी ये रिलीज हो रहा है। मथुरा की रिफाइनरी लगातार सल्फर ऑक्साइड रिलीज कर रही है, जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रही है, जो आगरा के ताजमहल के व्हाइट मार्बल से रिएक्ट करके उसे येलो कर रहा है। इसको कि हम स्टोन लेप्रोसी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ और स्मेल्टर, बेटा मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाली डिवाइस को स्मेल्टर कहा जाता है। यहाँ से भी सल्फर ऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। बच्चों, इससे होने वाले नुकसान अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से होने वाले नुकसान क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन होता है। क्लोरोफिल को तोड़ देते हैं, ये क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन करते हैं। यही वजह है कि लाइकेन SO2 सेंसिटिव होता है, क्योंकि क्लोरोफिल टूट जाता है, और इसे आप पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से पुकारते हैं। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर कहलाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे आप, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से पुकारा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन पहले ग्रो कर रहा था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वहां सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है, तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि पॉल्यूशन फैल चुका है। इसीलिए तो इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जा रहा है। हाइड्रोकार्बन एक और यहां पर आता है, और वो है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन्स में 3,4 बेंजोपाइरीन, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन, 3,4 बेंजोपाइरीन, बेंजीन अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, जो कि आप जानते हैं ऑटोमोबाइल स्मोक से बाहर आ रही है। फॉर्मल्डिहाइड ड्राई क्लीनर्स यूज करते हैं। मीथेन जो कि पैडी फील्ड और मार्श एरिया से बाहर आती है। अरे चाहे कोई भी हो, कार्सिनोजेनिक है हाइड्रोकार्बन, मैंने पहले आपसे कह दिया है। कार्सिनोजेनिक मतलब कि कैंसर कोज करने वाले। और इन सारे हाइड्रोकार्बन को आप VOC के नाम से भी पुकारते हो। VOC का मतलब होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब बच्चे वॉलेटाइल का मीनिंग जानते हैं क्या? अरे वॉलेटाइल उसे कहते हैं जिसे खुला छोड़ दे तो उड़ जाए, वो वॉलेटाइल होता है। तो ये सारे वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ पर मैं एक नाम और आप बच्चों के लिए लिख देता हूँ, और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का। मैंने अभी आपको समझा दिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का आना ऑटोमोबाइल स्मोक से हो रहा है। और इससे होने वाला नुकसान एस्फाइक्सिया, स्टेट ऑफ सफोकेशन। तो आज मैंने आपको यहाँ पर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में बता दिया है। पॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन आज हमने समझ ली है। आज हमने एयर पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन और प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की चर्चा की है। अब हम अगले एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में, हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स की चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या और भी आगे की बातें जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सब जानने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।